अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन, इंसान की जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब वो खुद से बात करता है, अपने ज़मीर को कुछ कहने का मौका देता है। कभी खुशी में, कभी गम में, कभी तन्हाई में बात करता है। कभी अपनी नाकामियों के बाद कामयाबियों की तलाश के लिए अपने आप से बात करता है, अपने ज़मीर की आवाज सुनता है। कल का दिन मेरे कप्तान की जिंदगी का भी शायद एक ऐसा ही दिन था जब उन्होंने अपने ज़मीर से गुफ्तगू की होगी, खुद से पूछा होगा, इस मुश्किल वक्त से कैसे बाहर निकलूं, मुल्क को कैसे बाहर निकालूं, तहरीक इंसाफ को वोट देने वालों को कैसे मुतमईन करूं और ऑपोजिशन को कैसे खामोश करूं। मेरे कप्तान भी शायद दरबार में बैठे होंगे, उनके सामने उनकी काबीना होगी। मेरे कप्तान के ज़मीर से आवाज आई होगी, यह मुश्किल वक्त अपने लाडलों की कुर्बानी के बगैर नहीं टलेगा। मेरे कप्तान ने ज़मीर की आवाज पर लब्बैह कहकर अपने सबसे वफादार और दरीना साथी असद उमर को देखा होगा। असद उमर को देखते ही उनको अपनी ही बातें याद आई होंगी, वही बातें जब मेरे कप्तान हर जलसे में, हर गुफ्तगू में और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि असद उमर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, असद उमर जादू की छड़ी घुमाएगा, मुल्क में खुशहाली लाएगा, पाकिस्तान में खुशियां आएंगी, लोग बाहर से नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे। मेरे कप्तान इसी सोच में होंगे कि ज़मीर ने कहा होगा कि ऐ मेरे कप्तान, दोस्त को कुर्बान करने का वक्त आ गया। मेरे कप्तान ने कहा होगा, असद तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मेरे वफादार हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि कुर्बानी के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। यह सुनकर असद उमर ने कहा होगा, ऐ मेरे कप्तान, मैंने तो सब कुछ वही किया जो आपने कहा, तो फिर मुझे क्यों निकाला। असद उमर के बाद मेरे कप्तान की निगाह साथ बैठे फवाद चौधरी पर पड़ी होगी। मेरे कप्तान की निगाहों में सब मनाजिर घूम रहे होंगे कि फवाद चौधरी को उनके दिफा के लिए क्या कुछ सहना पड़ा। फवाद चौधरी ने कितनी ही झूठी सच्ची खबरों की बेबाकी से तरदीद की, ऑपोजिशन के ताने सुने, सेनेट से बेदखली बर्दाश्त की, नैब की सरजनिश भी सही। मेरे कप्तान ने उनके कहने पर पीटीवी का एमडी तक निकाल दिया था, लेकिन मेरे कप्तान के ज़मीर से आवाज आई होगी, ये सब छोटी छोटी कुर्बानियां थी, अब वक्त बड़ी कुर्बानी का है। यह सुनकर मेरे कप्तान ने कहा होगा, फवाद तुम्हें यह वजारत छोड़ना होगी, लेकिन तुम्हें काबीना से बाहर नहीं भेजा जा सकता। वो तुम भी थे जिसने हेलीकॉप्टर को सस्ती सवारी बताया था। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, भी आप पायलट से पूछें। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मेट्रो और बाकी सारी चीजें छोड़कर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर देनी, बड़े सस्ता पड़ता है तो सफर। हाँ, अगर जहाज अपना हो तो काफी सस्ता पड़ता है। 2 मरतबा हो या 3 मरतबा हो, ये सफर सस्ता है, और बजाय इसके कि आप कैवलकेड में जाएं, हेलीकॉप्टर पे जाना ज्यादा बेहतर है। अब वक्त है 55 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर के फॉर्मूले को अप्लाई करने का। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तरक्की देने के लिए आप इस वजारत में चले जाओ। यह सुनना होगा कि फवाद चौधरी ने भी कहा होगा, यह सब तो ठीक है, लेकिन ऐ मेरे कप्तान, मुझे क्यों निकाला। मेरे कप्तान की खुद से अपने ज़मीर से बातों का सिलसिला जारी था कि उनकी नजर शहरियार आफरीदी पर पड़ी। वो शहरियार आफरीदी जो मेरे कप्तान का हमेशा बड़े जज्बाती अंदाज में दिफा करते थे। बच्चे जम गई, अब वो चुपते नहीं है, अब वो चुपते नहीं है। यह सब सुनने के बाद मेरे कप्तान के ज़मीर से आवाज आई होगी, शहरियार तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं, लेकिन आपको यह कुर्सी अब छोड़ना होगी, क्योंकि कुर्बानी का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद मेरे कप्तान की नजर एक खाली कुर्सी पर पड़ी होगी। मेरे कप्तान ने सोचा होगा, अगर इस कुर्सी पर आजम सवाती होते तो क्या ही अच्छा होता। वही आजम सवाती जो एक गरीब की गायें अपने फार्म हाउस में घुसना बर्दाश्त ना कर सके, वही आजम सवाती जिनकी वजह से इस्लामाबाद के आईजी को ओहदा छोड़ना पड़ा, वही आजम सवाती जिन पर जमीनों पर कब्जे के इल्जामात हैं, वही आजम सवाती जिनको चीफ जस्टिस के नोटिस की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। मेरे कप्तान ने सोचा होगा, वो वक्त गुजर गया, चीफ जस्टिस भी रिटायर हो गए, अगर आजम सवाती दोबारा कुर्सी संभाल लें तो तब्दीली आ जाएगी। ये महफिल जारी होगी कि मेरे कप्तान अचानक उठकर शीशे के सामने खड़े हो गए होंगे। उन्होंने शीशे की तरफ देखकर कहा होगा, यह शख्स तो देखा देखा लगता है।
फिर यकायक जहन में 1992 का वर्ल्ड कप आया होगा, शौकत खानम अस्पताल बनाने के लम्हात गुजरे होंगे, 30 नवंबर का जलसा और अवाम का ठाठे मारता समंदर आया होगा, और फिर वजीर आजम का हलफ सामने आया होगा। इसी सोच में जमीर की आवाज आई होगी कि ऐ मेरे कप्तान, आप वजारत दाखिला नहीं संभाल सकते, यहां आप फेल हो गए हैं, अब वक्त है कि अपने आप को भी बदल डालें। फिर मेरे कप्तान ने खुद को भी ओहदे से हटाकर एक ऐसे शख्स को वजीर दाखिला लगा दिया जिस पर गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस होने का इल्जाम है, जिस पर बेनजीर भुट्टो ने इल्जामात लगाए। ऐन उस वक्त जब हजारा बरादरी के मजलूम लोग कोयटा में धरना दिए बैठे थे, यह शख्स ननकाना साहब में कह रहा था अवाम सड़कें ब्लॉक ना करें वरना छितरौल होगी। फिर मेरे कप्तान ने वजारत दाखिला का कलमदान एजाज शाह के सुपुर्द कर दिया होगा, और शायद अंदर से एक आवाज आई होगी, मैंने खुद को क्यों निकाला। मेरे कप्तान जब कुर्बानियों का ऐलान कर चुके होंगे तो जबीर ने सवाल किया होगा कि कुर्बानियां हो गई, अब तैनातियों की बारी है। फिर जबीर ने सवाल किया होगा कि असद उमर के बाद वो कौन हो सकता है जिसकी मुआशी पॉलिसियों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरे कप्तान के जमीर ने कहा होगा पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर खजाना हफीज शेख को मौका देना चाहिए, वही पीपल्स पार्टी जिस पर मेरे कप्तान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते हैं। लेकिन एक आवाज ने उन्हें सहारा दिया होगा कि कोई बात नहीं, यही हफीज शेख मुशर्रफ के भी वजीर रहे, फिर फवाद चौधरी की जगह तैनाती की बारी आई होगी, तो एकदम जहन में फिरदौस आशिक अवान का नाम आया होगा। लेकिन साथ ही मेरे कप्तान के जमीर ने उनको फिरदौस आशिक अवान की वो वीडियो भी दिखाई होगी जिसमें ऐसी जबान इस्तेमाल की गई जो बच्चे तो क्या हम बूढ़ों को भी नहीं सुना सकते। फिर जमीर ने कहा होगा कि अगर फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल जैसे बदतमीज और बदजबान शख्स तर्जुमान हो सकते हैं तो फिरदौस आशिक अवान में क्या खराबी है। एक और आवाज भी आई होगी कि फिरदौस आशिक अवान के पास जुबान के साथ साथ आसिफ अली जरदारी की तर्जुमानी का तजुर्बा भी तो है। इस पर मेरे कप्तान ने तखलिए का हुक्म दिया होगा और महफिल बर्खास्त कर दी होगी। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान की हुकूमत को 8 माह मुकम्मल हुए हैं और इन 8 माह में 8 से ज्याद वजीर तब्दील किए जा चुके हैं। मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई, महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मेरे कप्तान की टीम में ऐसी फूट पड़ चुकी है कि मरियम नवाज ये कहने पर मजबूर हैं कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद अपना बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। ऑपोजिशन कह के लगा रही है और अवाम रो रही है। पीटीआई के कारकुन अपने बाल नोच रहे हैं। पड़ोसी हमारी हालत देखकर हक्का बक्का है। आईएमएफ हमसे बात करने पर राजी नहीं। चीन का दिल करता है वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, लेकिन मेरे कप्तान कहते हैं आपने घबराना नहीं, हम जंग जीत चुके हैं। मुझे यह बात सुनकर वो वाकया याद आ गया जब रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। आए सब मिलकर दुआ करते हैं, क्योंकि दवा तो काम नहीं कर रही। आए दुआ करते हैं कि नई काबीना नया पाकिस्तान बनाए या ना बनाए, खुदा करे पुराना पाकिस्तान ही चला ले। आज के शो में बात करेंगे, हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मखदूम जैन कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या नए आने वाले लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम की हालत बेहतर कर पाएंगे या नहीं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम मुसलसल अपनी टीम पे नजर रखें और मुसलसल टीम के अंदर तैयार हो चेंज करने के लिए। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए, या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने कप्तान की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा। अब हैरानगी की बात यह है कि इनके सबसे पुराने दरीना साथी, वो एक ऐसे शख्स जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, असद उमर साहब, जो इनके साथ तकरीबन 2012 से लेकर 2019 यानी तकरीबन 7 साल तक साथ रहे। हर जलसे जुलूस में उनको प्रेजेंट किया गया कि जनाब ये हमारे फाइनेंशियल विजिट हैं, ये आएंगे मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। वो छोड़ के चले गए
लेकिन आज पहली दफा इस सारे वाकये के बाद, कल जो कुछ हुआ उसके बाद पहली दफा जब पब्लिक को एड्रेस किया, एक दफा भी असद उमर का नाम नहीं ले सके। ये नहीं कह सके कि जनाब असद उमर, आपकी खिदमात को मैं सराहता हूं, बेशक आपने जो कुछ भी जिस तरह भी परफॉर्म किया, जो कुछ भी किया, लेकिन आपकी खिदमात को फिर भी मैं सलूट करता हूं। कोई जिक्र नहीं था, बल्कि एग्जैक्ट अल्फाज जो भी थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने कहा जो मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा, यानी असद उमर इस मुल्क के लिए फायदामंद नहीं थे। 22 साल तक सियासी जद्दोजहद करने के बाद 7 साल तक जिस शख्स ने आपका साथ दिया, उसके बारे में आज आपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर यह कह दिया कि वो मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं था। मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको एक चीज दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि असल मसला सिर्फ असद उमर का नहीं था, असल मसला सिर्फ इमरान खान साहब का भी नहीं था, असल मसला किसका था पार्टी के अंदर। मैं आपको प्रूफ करूंगा, क्योंकि कल से लेकर अब तक मैंने मीडिया के अंदर देखा है, किसी ने यह बात आपके साथ शेयर नहीं की, किसी ने आपको यह प्रूफ नहीं दिखाया कि दरअसल में पार्टी में चल क्या रहा है, कौन था वो शख्स जो दरअसल में असद उमर के खिलाफ पार्टी के अंदर खड़ा हुआ था और वो असद उमर को हटाना चाहता था। मैं आपको प्रूफ करूंगा, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने पैनलिस्ट का एक दफा फिर इंट्रोडक्शन कराता हूं। मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले ज़ैन कुरैशी साहब, मुझे अभी तक ये नहीं पता लग सका, आपके किसी पार्टी रहनुमा ने मुझे अब तक क्लियरली ये नहीं बताया कि असद उमर किस तरह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं थे, वो कहां पे गलत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, सबसे पहले तो मैं ऑफ द बैट कहना चाहूंगा कि जो आपने पूरा प्रेमिस लिया है, मैं इससे ही इत्तफाक नहीं करता। ओके। आपने अभी बड़ी खूबसूरती से 10-12 मिनट लगा के अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एक तस्वीर खींच दी है, जिसमें आपने कह दिया है कि जी हर चीज़ निस्तो नाबूद हो गई है, हर चीज़ बर्बाद हो गई है, असद उमर साहब जो थे वो अहल नहीं थे, इसलिए उनको निकाल दिया। ऐसी कोई बात है ही नहीं भाई, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपने कुर्बानियां गिनवा दी, कोई कुर्बानी नहीं ली गई। वजीर आजम के पास ये प्रोरोगेटिव है कि वो किसी भी फेडरल मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। इस सूरत के अंदर उन्होंने असद उमर साहब का सिर्फ पोर्टफोलियो चेंज करना चाहा। असद उमर साहब की अपनी मर्जी थी कि वो चाहते थे कि इस पोर्टफोलियो से अलावा मुझे और कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। तो मैं वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आज भी वजीर आजम की इस टीम का हिस्सा हूं। मैं आज भी समझता हूं कि इमरान खान नया पाकिस्तान बनाएगा, लेकिन मैं समझता हूं मैं कोई जद्दी पुरसी सियासतदान नहीं था। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक विजन के तहत, एक आइडियोलॉजी के तहत आया था, और मुझे लगता था कि मैं इकोनॉमी के अंदर और फाइनेंस के अंदर सपोर्ट कर सकता हूं पार्टी को, और शायद मैं वो पेट्रोलियम में ना कर सकूं। तो मैं वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं जो है कैबिनेट में और पोस्ट नहीं ले रहा। कहीं पर भी उनकी कुर्बानी का तो जिक्र ही नहीं है। जैन साहब, वो तो आपकी सारी बात ठीक है सर, माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। असद उमर ने गलत क्या किया? असद उमर ने कुछ गलत नहीं किया। मेरे समझ, अगर आप मेरे से जाती राय मांगेंगे, असद उमर ने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा। मुझे ये क्योंकि उनके साथ काम करने का मौका मिला है, मैंने देखा है असद उमर ने कितनी मेहनत की है, और अगर मैं आपको अदाद शुमार से बताऊं, असद उमर की परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं है। सर, क्यों अगर खराबी थी, मुझे क्यों निकाला? बिल्कुल नहीं निकाला ना मेरे भाई, उनको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रिशफल की है। सिर्फ मुझे जैन भाई मुझे ये बताइए, मैं आप फरमा रहे हैं, आपके पास फिगर्स भी हैं, आप कह रहे हैं उनका काम भी बिल्कुल ठीक था, तो खान साहब फिर यानी कोई साजिश हुई है यहाँ पे? फिर यही मैं क्योंकि लॉजिकली मैं तो आपसे आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं, असद उमर साहब को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, उन्होंने सब कुछ किया है। तो फिर अगर सब कुछ किया है तो फिर मेरा ख्याल में फिर असद उमर साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश हुई है, किसी ने उनकी लेग पुलिंग की है पार्टी के अंदर। हो सकता है खान साहब इसका जवाब आप बेहतर दे सकेंगे, आपके पास हमेशा से मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। बट मैं आपको अगर जो है थोड़े से अगर आप चाहें तो असद उमर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी अदाद शुमार दे सकता हूं। सर वो आ गए, वो उन्होंने माशाल्लाह कल बड़ा अच्छा अपने आप को डिफेंड किया, अपने इंटरव्यूज के अंदर बता दिया उन्होंने, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, ठीक है ना, आप जानते हैं, तो फिर मुझे इजाजत दें। जी बोलिए। मुझे इजाजत दें ये कहने के लिए कि असद उमर के खिलाफ जो एक हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया गया था कि जी हर चीज खराब हो गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, उसने असद उमर को कुर्बानी का बकरा बनाया है। और मैं माजरत के साथ, जो आपने ये 10 मिनट का इंट्रो दिया ना, यही इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। चले मेरा चले आपने बेशक मेरे पे डाल दें, जैसे आप ज़ैन भाई बेशक मेरे पे डाल दें, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का सिर्फ हाँ या ना में, एक हाँ या ना में जवाब दे दें, मैं फिर आगे चलूं। क्या यह हकीकत है कि पार्टी के अंदर भी
असद उमर साहब के मुखालिफिन ने एक किरदार अदा किया है उनको हटाने में? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है आपकी पोजीशन का। जरूर किया होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो कहते हैं कि जी मैं इस डिटेल में कभी चढ़ता ही नहीं हूं कि जी पार्टी के अंदर क्या पॉलिटिक्स हाँ, नहीं, वो उनका बड़ापन है। जवाब दे वो असद उमर साहब का बड़ापन है कि ही हैज ग्रेसफुली एग्जिटेड फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं होता इस तरह। मैं असद उमर साहब की तारीफ करूंगा इस बात में, लेकिन मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का ये राइट है कि उसको पता लगे कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं, मैं भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये नहीं बता रहा मीडिया कि दरअसल में पार्टी के अंदर किसने टांग खींची है। मलिक अहमद खान साहब, परफॉर्मेंस के हवाले से असद उमर साहब के ऊपर तो सब कुछ आ गया, काबीना के अंदर बाकी चेंजेस भी आ गई। इट वॉज एक्चुअली अ ब्लड बाथ गोइंग ऑन। इस तरह लग रहा था जैसे कप्तान ने जहां किसी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखी, उन्होंने कहा उड़ा दो इसको भी उड़ा दो, उसको भी उड़ा दो। कप्तान का अपना कितना कसूर है सारे मामले में? नहीं, मैं कोई भी बात करने से पहले तो अप्रिशिएट करूंगा जैन को, ही हैज़ द कैपेसिटी एंड टेम्परामेंट टू हैंडल। बिल्कुल पीटीआई के लिए ये चीज़ बड़ी बड़ी रेयर है। एक सिर्फ छोटी सी बात, सॉरी मैं आपकी जरा बात काट रहा हूं, क्योंकि जैन कुरैशी साहब की आपने तारीफ की। मैं एक चीज हक बनता है कि मैं उनकी तारीफ से रहा हूं। नाज़रीन, आज हमने बड़े बड़े रहनुमाओं से, पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते किए, बड़े बड़े बुर्ज जो बड़े बड़े पहलवान हैं ना, हाँ, उनसे हमने राब्ते किए कि जनाब आइए आके इधर फेस करें, लेकिन सब निकल गए और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो टीवी के ऊपर आके, कम से कम मेरे प्रोग्राम में आके बैठे, वो निकल गए। जैन कुरैशी साहब की तारीफ करनी पड़ेगी दैट ही एक्चुअली हैड द करेज टू कम एंड सिट ओवर हियर। आई मस्ट से दैट, और ये एक्नॉलेज करने वाली बात। देखिए मंसूर, बात ये है कि जहां तक असद उमर का ताल्लुक है ना, असद उमर बेसिकली पीटीआई की वो बेसिक फिलॉसफी के आर्किटेक्ट थे, ठीक, और इमरान खान ने इस पर बैंक भी किया था। अब जो स्काई रॉकेटिंग प्राइस हाइक थी, जो ब्लीडेड इकोनॉमी थी, और जो एक बिल्कुल ग्रोथ रेट नोज डाउन था, शायद ये वजह बनी कि प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना पड़ा कि असद उमर को हटा दिया जाए। और दूसरी वजह ये भी होगी, चेंज हो जाएगा इससे? ऑन अ वेरी सीरियस नोट नहीं होगा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट दूसरी वजह ये होगी कि असद उमर रिलेक्टेंट थे आईएमएफ के पास जाने से, ठीक, और उन्होंने कन्विंस किया इमरान खान को कि आप आईएमएफ के पास, आप इमरान स्ट्रेट अवे ना जाएं, ठीक। और ये लिखा जा रहा था, ये कहा जा रहा था, तमाम मुआशी इशारे नुकसान की तरफ जाने का इंदिया भी मिल रहा था, और ये बात समझ भी आ रही थी कि आईएमएफ के पास लेट जाने से नुकसान होगा, ठीक। और ये भी हमें पता लगा कि इनकी इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें 18 लोगों ने, 21 में से 18 लोगों की ये राय थी कि हम 20-22 मरतबा पहले आईएमएफ के पैकेज ले चुके हैं। 1961 से पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ के साथ किसी न किसी सूरत में मुंसलिक रही है, बिल्कुल ठीक। तो आप इसमें ताखीर ना करें, नुकसान होगा, ठीक। असद उमर कन्विंस थे कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। ये भी प्राइम मिनिस्टर की एक वजह है कि उन्होंने इस तरह देखा इसे कि ये इस ताखीर के साथ ये नुकसान हुआ, ठीक। अच्छा, अब इसमें इमरान खान का कितना फॉल्ट है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर के पास थी, और ये सारी ब्रीफिंग्स उनको भी दी जा रही थी। अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हो और आप उनकी बात मान रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, तो फिर डिसीजन मेकिंग तो आपके पास थी और काबीना ने कलेक्टिवली करनी थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक। तो ये इनफैक्ट ये जो ताखीर हुई, इसने नुकसान किया। और अब आईएमएफ वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि हम जब देने के लिए अपने वफूद भेज रहे थे, और फिर 3 मीटिंग्स हुई, ऑफशोर हुई, पाकिस्तान में हुई, और इन सारी मीटिंग्स में ये तय पाया कि आईएमएफ के पास इन्होंने आना है। हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की कि रेगुलेट करें, कैसे कैसे करें, उसमें से कुछ बुनियादी इकदाम भी उठा लिए। हाँ। लेकिन अब उनका फेयर फैक्टर ये था कि अगर पॉलिटिकल पर्सन होगा वहाँ पे, तो वो अपनी गैलरी के साथ जरूर प्ले करेगा, अपने वोटर को अपीज करने की कोशिश करेगा। ये 2 सीरियस मुहरकात। अच्छा शैला राजा साहबा, अब हकीकत मैं आगे चलना चाहता हूँ, क्योंकि अब जरा आगे की बात करें, कल तक की तो काफी बात हो गई। हफीज शेख साहब को ले आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कम से कम एतराज नहीं कर सकती, वो तो कह रही होगी जी चलो ठीक है, आप ये ताने तशने पीटीआई को दे सकते हैं कि जी साडा बंदा लाता होते, और आधी पीपल्स पार्टी उठा के आपने काबीना में शामिल कर दी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, आधी पीपल्स पार्टी वहां पे आ गई, लेकिन कम से कम आप एतराज तो नहीं कर सकते। ये तो इमरान खान साहब ने आपसे ये पॉइंट ले लिया है आपसे।
हमने असद उमर पे भी एतराज नहीं किया था। आप किसे भी बनाएं, या आपका इंटरनल बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन हम एतराज, देखिए जब बनाया था तो हमने किसी पे एतराज नहीं किया था। हम तो परफॉर्मेंस पे एतराज कर रहे हैं कि आपका जो भी मिनिस्टर था, आपका ओपनिंग बैट्समैन था, आपने उसको सबको दिखाया कि ये होंगे, वो 8 महीने के बाद डक लेके चला गया, 0 पे आउट हो गया। और जो बहरान है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमें असद उमर से क्या जाती पर ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अब हमें कम से कम हमारी माशी पॉलिसी को गलत नहीं कह सकते। अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमने परवेज मुशर्रफ की माशी पॉलिसी थी नहीं, वो तो बबल इकॉनमी थी, खुद PMLN कहती थी, एहसन इकबाल कहते थे, और गंदम मिलती नहीं थी। बहुत सारे आइटम्स 500 से ज़्यादा फ्रेंडली इंपोर्ट हो रहे थे, तो हमने तो उसे एग्रो बेस्ड किया था, उसकी सिम्त सही रखी थी, बम्पर क्रॉप्स हमारे गंदम की हुई थी। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें 2 बातें पूछनी चाहिए। क्या असद उमर PTI की अगर कोई माशी पॉलिसी थी या है, उस पर अमल नहीं कर रहे थे, या इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी दी थी? और अगर PTI की पॉलिसी पे अमल नहीं कर रहे थे तो ये बात तो शुरू से पता चल जानी चाहिए। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूं, क्योंकि आपने सवाल बड़ा अच्छा छोड़ा है, आपने बड़ा अच्छा छोड़ा है, और मेरी जो बात मैं शुरू में कर रहा था वो उसी तरफ आपने इशारा किया कि क्या हो रहा था, असद उमर क्या नहीं कर रहे थे, असद उमर से गलती क्या हुई है। नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि असद उमर क्या नहीं कर रहे थे और लड़ाई दरअसल में किससे चल रही थी, कौन था जो चाहता था कि असद उमर ठीक काम नहीं कर रहा। ये मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि दरअसल में PTI के अपने अंदर क्या चल रहा था असद उमर साहब के खिलाफ। लेकिन उससे पहले कप्तान खुद असद उमर के हवाले से क्या क्या कुछ कहते रहे हैं, अगर ना सुनाया तो ज्यादती होगी। सुनिएगा क्या कहते थे। असद उमर हमारे साथ, हमारा शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिजनेस के साथ मीटिंग कर रहा है और पूरी हम आपको श्योरिटी देते हैं, उनको हम बेहतर करेंगे। हमें असद उमर की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। ये वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं। हमें एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है जो कि सिर्फ असद उमर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैं इनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। आपने घबराना नहीं है। ये असद उमर साहब के हवाले से कप्तान गुफ्तगू कर रहे थे। अब आइए जरा उस पॉइंट के ऊपर कि दरअसल में पार्टी के अंदर क्या हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, और उनसे कहा था कि जनाब आप काबीना में तशरीफ मत लाया करें, ये ठीक नहीं है। बड़ा एतराज़ किया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कि जनाब ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कई वजीरों ने उसके बाद ट्वीट्स की, कुछ से करवाई गई, कुछ को फ़ोन किए गए, जनाब ट्वीट करें, खुदा के लिए अपनी सपोर्ट को शो करें। मसला असद उमर के केस के अंदर भी है। जहांगीर खान तरीन साहब ने उस वक्त एक गुफ्तगू की थी नदीम मलिक साहब के साथ फ़ोन के ऊपर अपने एक शो के अंदर। अब ज़रा आपने हर लफ्ज़ गौर से सुनना है, जहांगीर तरीन साहब क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुनिएगा ये बात। लंबे हो गए फैसले, फैसले कर देने चाहिए थे, पहले क्यों नहीं किए फैसले। असद उमर साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद असद उमर साहब चंद दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अब ये अल्फाज गौर से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं और क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज। अब ये गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं असद उमर साहब। उसके बाद पूछना उन अफलातूनों से जो पूछते हैं ना, जो मैं भी सुन रहा था, किसी को देर फैसले कर दिए, अगर वक्त पे फैसले करते तो ऐसा ना होता। फैसला हमने करना था और मुझे पता है मेरे अवाम जो है उनकी क्या हालत है और उस पर कितना मैं बोझ डालने को तैयार हूं। अफलातूनों से जाके पूछो कि जो कहते थे कि जी वक्त पे फैसले नहीं किए, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, ये आपको बताती हैं। ये सारी दोनों गुफ्तगू को अगर आप एक्चुअली कंपेयर करें तो ये आपको बताती हैं कि दरअसल में पार्टी में चल क्या रहा था। ज़ैन कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब का कितना इन्फ्लुएंस है आपकी पार्टी के अंदर, एक ऐसा नाअहल शख्स जो कि दरअसल में ना पार्लियामेंट में एंटर हो सकता है, लेकिन असद उमर साहब की पॉलिसीज के ऊपर वो कमेंट करते हैं। और अब कामरान खान साहब ने एक ट्वीट की है कि जनाब कोई 5 रुकनी एक टास्क फोर्स भी बनी है और उसके कन्वेयर बना दिए गए हैं जहांगीर खान तरीन साहब इकोनॉमी के ऊपर। ये बात सच है कि जहांगीर खान तरीन साहब का अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है
गवर्नमेंट के सारे मामलात में? खान साहब, टीआरपी बढ़ाने के लिए तो बड़ा अच्छा मेरा अगला जुमला बड़ा अच्छा होगा, लेकिन मेरा मौकिफ इस पे बड़ा आप वाज़े तौर पे जानते हैं। मेरा इसमें इससे ज्यादा कुछ कहना मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं होगा। नहीं, ठीक नहीं, वाकई मुनासिब। ज़हन कुरैशी साहब, एक्सीलेंट, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ क्वेश्चन ये बड़े ऑनरेबल आदमी हैं आप उनको। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा सर, मैंने तो सिर्फ दिखाया कि पार्टी में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है। ये हकीकत है। तरीन साहब का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये हुआ है। नहीं, ऑब्वियसली ये देखें, जो आपने दो ये चलाई हैं, दोनों उनकी स्पीचेस के हिस्से, एक जहांगीर खान तरीन साहब की है, एक असद उमर साहब की है। अच्छा, अब ये अब कोई आपने तो बिल्कुल एक्सपोज कर दी सारी बात। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ये हम ये कह रहे हैं कि इनमें फैसला ना करने की जो सलाहियत है, अब दो राय प्राइम मिनिस्टर के सामने आ रही हैं। एक राय जो प्राइम मिनिस्टर लॉबी है ना सर, दो लॉबीज हैं इसमें। देखिए मसूद, प्राइम मिनिस्टर की पूरी प्रेमिसेस ही ये थी, वो उनकी पूरी पॉलिटिक्स की बुनियाद ये थी, बेस्ड अपॉन दिस थी। वो ये कहते थे कम व्हाट मे, नो लोन्स। अब अगर असद उमर ने उस लाइन को टो किया तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर तक जाती है। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर शुड हैव हिमसेल्फ एडमिटेड दैट। प्राइम मिनिस्टर तो अपने आप को भी सर और देखिए ना, फिर उनकी चॉइसेस का, हफीज शेख के बारे में कमेंट नहीं करूंगा। मुझे उनके बारे में एक उनकी अप्रोच होगी एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर की जो कि कुछ बहुत सारे डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे महंगाई भी आएगी और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी। बट ही इज अ लोन टेकिंग फॉर फाइनेंस। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। लेकिन मुझे जो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस पर मातम करने का दिल कर रहा है, अब अगर फवाद की रिप्लेसमेंट डॉक्टर फिरदौस आशिक हैं, हाँ, तो बड़ा ही अफसोस है यार। नहीं, क्यों उसमें अफसोस है? अभी कम ऑन, लेट्स टॉक। तो फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी अच्छी उनकी चॉइस। नहीं, ये आई एम स्पीचलेस। मैं इसे आगे कुछ नहीं कहूंगा। आपने बात नहीं, मैं बिल्कुल, मैं अपनी कम इल्मी पे और इस बात पे। लेकिन देखें यार, बात ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अब बड़ा कंपैटिबिलिटी क्राइसिस होगा। डॉक्टर साहब स्टैंडर्ड को वो वहां ले गए हैं जहां पे फयाजुल हसन चौहान प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां शहबाज गिल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो फिर मुझे बड़ा ही अफसोस है, उनसे तो बेहतर है। और नहीं, डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा तो बाकायदा तौर पर, अभी आपको अंदाजा होगा, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया था ना, तो तब हमें एक हमारे बड़े माकूल दोस्त ने कहा, एक जर्नलिस्ट ने, उसने कहा कि यार सारा दिन जो टीवी पे करते हैं जरदारी साहब के साथ ये सारे एंकर मिलके, उन्हें बदला ले ले। मैं क्या हुआ? उन्हें को ना फिरदौस आशिक वज़ीर इत्तलात लाई। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इससे पहले कि शैला साहबा के पास जाऊं, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, इसने फॉरेन टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू देने होते हैं। भारत से एनडीटीवी या ZTV, BBC आएगा, CNN आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी खान साहब से, कप्तान से रिक्वेस्ट है, आपने ठीक है दे दिया इनको, पोर्टफोलियो दे दिया, प्लीज इनके इंटरव्यूज मत करवाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी और को चूज कर लें। किसी असद उमर साहब फारिग बैठे हैं, उनसे कह दें कि प्लीज ये जो फॉरेन जो चैनल्स हैं, इनसे आप गुफ्तगू कर लें। फिरदौस आशिक अवान साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे मत कीजिएगा, क्योंकि जब इंडियन एंकर्स उनको ग्रिल करेंगे और फिरदौस आशिक अवान साहब जवाब नहीं दे पाएंगी, तो पाकिस्तान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शहनाज साहबा, एक आपको चीज दिखानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पीपल्स पार्टी को उठाकर लेके गई है। एक कंपाइल किया है हमने उन तमाम नामों को, मैं जरा दिखाना चाहता हूं। दिखाएं जी प्रोड्यूसर साहब, कौन कौन गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दिखाइएगा जरा। वेस खटक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शफकत महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हफीज शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुसरो बख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फहमीदा मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाबर अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फवाद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शहनाज साहब, आप भी चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ना करे। नहीं, लेकिन देखिए, अल्लाह ना करे। तहरीक इंसाफ को ये तो आप क्रेडिट दें कि पूरी पार्टी आपकी स्वीप करके ले गए, वो ये तो आप क्रेडिट देना पड़ेगा, ये तो कमाल है। अल्लाह ना करे कि मुझ पे मेरी अक्ल इतनी खत्म। बस मैं एक बात कहना चाह रही हूँ,
एक बात कहना चाह रही थी मंसूर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें। अगर आप ये जो वीक गुजर रहा है इसमें और इससे पहले के 2-3 दिन के प्रोग्राम देखें तो उसमें चाहे फैसल वावडा हो, चाहे फवाद चौधरी हो, या पंजाब से आवाज़ें आ रही हूँ, बड़े वाज़ा तौर पर कोई भी बात करके कहा जाता था कि नहीं जी वो दूसरे साहब तो अनइलेक्टेड हैं और हम लोग इलेक्टेड हैं। अब इस सूरत हाल में तमाम काबीना जो है वो इलेक्टेड नहीं है, नॉन इलेक्टेड है, तो कैसे होगा काम? ये तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैं एक ब्रेक लेनी है जरा, उसके बाद नाज़रीन पंजाब पे फोकस जरा थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा सेंटर से, क्योंकि सेंटर में तो जो खून खराबा होना था वो हो गया। अब पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब में भी सुना है कि आंधी तूफान आने वाला है और सबसे बड़े टारगेट जो हैं वो जाहिर बात है उस्मान बुज़दार साहब हैं। बचेंगे या रहेंगे, कुछ इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असद उमर साहब और वफाकी काबीना के हवाले से तो काफ़ी बात होगी। पंजाब की बारी अब आने वाली है और पंजाब में जाहिर बात है जो सबसे पहले निशाने के ऊपर हैं वो उस्मान बुज़दार। लेकिन खबर यह है कि बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के बजाय कोई और बहुत बड़ी असामी जा सकती है। ज़ैन कुरैशी साहब, ये हकीकत है कि चीफ मिनिस्टर को तो खतरे में हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम है जो पंजाब से बेदखल हो सकता है इस सुनामी के अंदर, गवर्नर। मंजूर भाई, अगर आप इजाजत देंगे तो जो आपने पिछले सेगमेंट में 2 बातें की हैं मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा प्लीज। और दोनों साहिबान जो यहाँ पे बैठे हैं मुझसे सीनियर भी हैं, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम भी हैं, शैला साहिबा भी और मलिक साहब भी। मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूंगा, मलिक साहब ने उससे पहले बात की थी IMF की कि जी IMF का प्रोग्राम और उसमें डिले करना असद उमर साहब की शायद जो है एग्जिट का एक वजह बनी। मैं आज भी आपको कहूंगा और ये मेरा मानना है कि असद उमर साहब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर उनको नहीं निकाला गया। उनकी परफॉर्मेंस, अगर आप, मैं एक अदादो शुमार भी थोड़े से लाया था बट उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, मेरे समझने में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी। इकोनॉमीज और मार्केट्स चलती हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर और क्रेडिबिलिटी के ऊपर। जब आप किसी का कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी को इरोड करते हैं तो उनका वहां पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, मेरे समझने में मेरे से बेहतर आपने वो खुद बयान कर दी है, मैं उसमें नहीं जाता। जहां तक IMF प्रोग्राम का सवाल है, मेरे समझ ये कोई, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि असद उमर साहब का हमेशा मानना था कि IMF प्रोग्राम जो है हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, हमें अपनी ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए। और जल्दी से पंजाब की तरफ आ जाए, बुज़दार साहब खतरे में है या नहीं? देखें जी, खान साहब ने आज मेरे ख्याल से बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि परफॉर्मेंस जो मेरी यार्डस्टिक बन गई है, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं परफॉर्म करेगा उसको तब्दील। अच्छा चले, आपने असद उमर साहब के बारे में तो बता दिया ना, बुज़दार साहब के बारे में बता दें, आपके ख्याल में वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे समझने में पंजाब में हमें चैलेंजेस जरूर हैं और उन चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना है, बट अगेन ये प्रोग्रेटिव वज़ीर आज़म का है और वज़ीर आज़म बेहतर समझते हैं कि कौन परफॉर्म करेगा और कौन नहीं। मलिक साहब, पंजाब के अंदर इन्होंने एक अपना वो जरूर बनाया है, एक इन्होंने मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस इंडिकेटर जरूर बनाया है और इनको सुनने में आता है, क्योंकि हम तो पंजाब में है नहीं, मुझे कोई सही तरह पता तो नहीं है सर। आप पंजाब के गद्दी नशीन है सर, आप किस तरह नहीं है पंजाब में? ये किस तरह कह दिया आपने कुरैशी साहब? ये किस तरह? पंजाब के, मैं शहरी पंजाब का हूं लेकिन पंजाब की हुकूमत और पंजाब की असेंबली का हिस्सा। मलिक साहब, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ये तय करना बाकी है कि पहले उनके तर्जमान जाएंगे या पहले वज़ीर आला जाएंगे, ये फैसला करना। ये भी तय। शैला साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने गवर्नर की बात की, क्यों कह रही हैं आप इस तरह? जो कुछ हालात नजर आ रहे हैं उसमें मुझे परवेज इलाही काफी नजर आ रहे हैं उसमें कि कहीं इन हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब, मलिक अहमद खान साहब और शैला साहबा। नाज़रीन, प्रोग्राम के बीच में हमने आपको असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो ढके छुपे अल्फाज में किस तरह हो रहा है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन दूसरी एक लड़ाई जो पंजाब के अंदर इस वक्त चल रही है वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सरवर के दरमियान चल रही है और हो सकता है कि बहुत बड़ा निशाना है इसका चौधरी सरवर बन जाए, चूंकि कप्तान ने उनको अपने पास बुलाया। जरा आइए आपके साथ मुलाकात करनी है। अब इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है ये वक्त बताएगा, लेकिन लाल बत्ती जल रही है लाहौर में इस वक्त। वो लाल बत्ती अब चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जाती है या गवर्नर हाउस की तरफ, ये देखना बाकी है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।